तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। चलो आप बात करते हैं। ओके, देखो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। पहला दाढ़ी बनाने के लिए, दूसरा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब वाहन के जो लाइट होते हैं आगे में, वो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, कि फोकस मारने के लिए, दूर तक जाने के लिए। ठीक है, और रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण क्या करता है, किसी चीज़ को, छोटे चीज़ को बड़ा दिखाता है। ओके, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में उपयोग किया जाता है। तो 4 उपयोग है, याद रखना। ओके, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, एक टेबल बतवाया था। ठीक है, बताया था, उसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। तो हमेशा आभासी एवं सीधा ही रहेगा, परंतु आकार में छोटा। मतलब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है कि वो छोटा ही रहता है, आभासी होता है और सीधा रहता है। ठीक है, इससे अलावा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहन का साइड मिरर तो देखिए होगा, जो आप बाइक चलाते हो उसके साइड में जो मिरर रहता है पीछे देखने के लिए, उसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का काम क्या है, बड़े चीज़ों को छोटे से स्थान में लाने के लिए। ठीक है, जैसे गाड़ी तो बड़ा रहता है, ट्रक तो बड़ा रहता है, लेकिन ट्रक को एक छोटे से आईने में दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर अगर हम प्लेन मिरर लगा देंगे साइड मिरर के रूप में, प्लेन मिरर अगर हम लगा दें तो क्या होगा, बाइक का सिर्फ हाथ ही, ये हैंडल ही दिखेगा मुझे लगता है, ये टायर भी नहीं दिख पाएगा अच्छा से। ओके, तो साइड मिरर इसीलिए हम उत्तल दर्पण वहाँ पर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को कॉपी करो। अब हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं। चिन्ह परिपाटी असल में होता क्या है। ठीक है, कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से बात करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी होता क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं हम, साइन कन्वेक्शन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन होगा। क्या होता है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। मतलब वस्तु के प्रतिबिंब जहाँ बनते हैं उसका स्थान निर्धारण के लिए, उसका स्थान कहाँ है उसको बताने के लिए हम वह चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, इसके अनुसार क्या क्या हो सकता है। दर्पण के मुख अक्ष को निर्देशांक माना जाता है। ठीक है, दर्पण के मुख अक्ष को हम क्या मानते हैं, निर्देशांक मानते हैं। निर्देशांक का चिन्ह ये होता है। ठीक है, निर्देशांक मतलब क्या, जहाँ से हम शुरू करते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष हमारा निर्देशांक होता है, यही एक्सिस होता है। ठीक है, और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, पी से। आपती दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और आपती दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, याद रहेगा। चौथा क्या है, दूरी दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और लंबवत के दर्पण के मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब ऊपर वाली दूरी धनात्मक, नीचे वाली ऋणात्मक, आपती दिशा वाले धनात्मक, आपती की विपरीत वाली ऋणात्मक। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है असल में चिन्ह परिपाटी में, तो याद रखना। तो जिसके अनुसार अवतल दर्पण की जो होती है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसका डिस्कस करेंगे। पहले इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ कमेंट, ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखो क्या होता है, अवतल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसके द्वारा, हमारे जो निर्देशांक अभी हम पढ़े। ठीक है, निर्देशांक वाला सी साइन कन्वेक्शन वाले पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के द्वारा क्या होता है, वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, एवं उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम यू से सूचित करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको भी से सूचित करते हैं। ध्रुव से दर्पण की फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। तो इसी के बेस एक सूत्र है जिसे हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र जिसको बोलते हैं। v यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u हुआ वस्तु दूरी, देखो वस्तु दूरी u, f क्या हुआ, फोकस दूरी। ठीक है, ये दर्पण सूत्र है। और f का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, f क्या होता है, r/2 के बराबर होता है ना। f r/2 के बराबर होता है, मतलब f r/2 के बराबर, यहाँ पर कर दिए हम 2/r, क्योंकि f उल्टा है तो r/2 को भी उल्टा कर दिए। ठीक है, तो ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है, लेकिन ये सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। ओके, दर्पण सूत्र होता है क्या, उसका डेफिनेशन क्या, उसके बारे में बात करते हैं, एवं आवर्धन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आवर्धन के बारे में। दर्पण सूत्र के बारे में बात कर लिए कि VU/F का एक सूत्र है, मतलब प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच के सूत्र है, जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f।
एक और होता है दर्पण सूत्र की जगह क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन में, लेकिन दोनों में कंफ्यूज ना होना, ओके। चलो बात करते हैं आवर्धन के बारे में। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच बोलते हैं। ये फॉर्मूला है आवर्धन का, ठीक है। अगर आवर्धन ऋणात्मक हो गए तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा मतलब वास्तविक होता है। और आवर्धन अगर धनात्मक हो गया तो प्रतिबिंब सीधा होगा, मतलब आभासी होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है आवर्धन के बारे में डिस्कशन। इस तरह से हमारा ये चैप्टर है दी एंड होता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें तो प्रकाश एक जगह से आता है दूसरी जगह चल जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रकाश उसी में अंदर ही चल जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।